हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपका अपना सिंक्रोन सर और मेरा यूट्यूब चैनल सिंक्रोन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 का बायोलॉजी पढ़ेंगे और बायोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ रहे पहला यूनिट पहली इकाई और पहली इकाई में हम पहला अध्याय पढ़ रहे हैं अभी और अध्याय का नाम है सजीव जगत की विविधता। ठीक, सजीव जगत की विविधता। तो सजीव जगत की विविधता का आज हम तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे और तीसरे लेक्चर इसके पहले हमने जो लेक्चर पढ़े हैं जिसमें हमने सजीव के बारे में पढ़े हैं और मुख्य रूप से हमें यह जानने का प्रयास किए हैं कि सजीव और निर्जीव एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं या कैसे पृथक होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सजीवों के लक्षण के अंतर्गत हम पढ़ें कि सजीव किस प्रकार निर्जीव से भिन्न होते हैं, किस प्रकार पृथक होते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत हमने अभी तक पढ़ा है सजीव के लक्षण में वृद्धि, तो वृद्धि सजीव में होती है। और इसके बाद जनन पढ़ा हमने, फिर उपापचय पढ़ा, संवेदनशीलता और अनुकूलनशीलता, कोशिकीय संगठन और आकृति एवं आकार, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज का हमारा जो लेक्चर है और सजीव में और भी अन्य प्रकार के जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा हेडिंग है अन्य जैविक प्रक्रियाएं। अन्य जैविक प्रक्रियाएं। अदर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक, तो अन्य जैविक प्रक्रियाएं। तो अब हम पढ़ेंगे कि सजीव में अन्य कौन कौन सी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो आज का इसमें जो पहला टॉपिक है पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन। तो सभी जीवधारी अपने जीवन को चलाने के लिए, या हम कह सकते हैं कि सभी जीवधारी को अपनी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें मुख्य रूप से भोजन से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? भोजन से। तो हमें अपने कार्य या अपने जीवन को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होता है? भोजन से। ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होता है? भोजन से प्राप्त होता है। और भोजन कैसा लेना चाहिए हमको? हम भोजन संतुलित आहार के रूप में लेते हैं। किस रूप में लेते हैं? संतुलित आहार के रूप में लेते हैं। और संतुलित आहार से हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो पोषक तत्व क्या क्या हो सकते हैं? पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व होते हैं। तो ये जो पोषक तत्व होते हैं ये हमें जो होते हैं अलग अलग भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट चाहिए हमें, तो कार्बोहाइड्रेट हमें क्या किससे प्राप्त होता है? मीठे पदार्थों से, जैसे चुकंदर, आलू, गुड़ और गन्ना, इन सब चीज़ों से हमें लगभग क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसके बाद अगर हमें वसा चाहिए, ठीक, तो वसा जो होती है हमें तैलीय पदार्थों से प्राप्त होती है, तेलीय पदार्थों से प्राप्त होती है। ठीक, इसके बाद अगर हमें प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन मुख्य रूप से हमें ड्राई फ्रूट्स और दाल और मांस, मछली, अंडे में प्राप्त होते हैं, दूध में प्राप्त होता है। और इसके अतिरिक्त विटामिन चाहिए, तो विटामिन अगर हमें चाहिए तो हरे फल, हरे सब्जी
इसके अतिरिक्त मांस, मछली, अंडे और मुख्य रूप से इन सब तत्वों में पाया जाता है। खनिज लवण, खनिज लवण अगर हमें चाहिए तो हमें अलग अलग तत्वों से, जैसे हरे फल लेने चाहिए, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जी लेना चाहिए जिसमें हमें खनिज लवण प्राप्त होते हैं। और जल के बारे में तो आप तो जानते हैं। तो ये सब जो तत्व होते हैं, जो ये जो पोषक तत्व होते हैं, हमने बताया ये अलग अलग तत्वों से, भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। तो इन सब तत्वों के अलग अलग कार्य होते हैं। इन सब तत्वों क्या होते हैं? अलग अलग कार्य होते हैं। ये जो तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, ये हमारे शरीर में अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है यह हमारे शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति करता है। ऊर्जा की आपूर्ति करता है। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी हमारे बॉडी में ऊर्जा की आपूर्ति कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। इसी प्रकार हम वसा की बात करते हैं तो वसा जो होता है संग्रहित ऊर्जा, यानी कि जब हमारे शरीर में ऊर्जा की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं को, यानी कि ये जो हमारी कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? जो आवश्यकता से अधिक ऊर्जा होता है उसे एटीपी के रूप में संरक्षित कर लेता है, यानी स्टोर करके रख लेता है। अगर किसी कारणवश हम भोजन नहीं लेते हैं तो इसी सब यही एटीपी टूटकर, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और फास्फेट में टूटकर हमारे बॉडी को ऊर्जा देता है, जिससे हम अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकते हैं। इसके बाद प्रोटीन क्या काम करता है? प्रोटीन कोशिकाओं में होने वाले टूट-फूट की मरम्मत करता है। प्रोटीन का क्या काम है? कोशिकाओं में क्या करता है? टूट-फूट की मरम्मत करता है। ठीक, तो प्रोटीन क्या काम करता है हमारी बॉडी में? कोशिकाओं में होने वाले टूट-फूट की मरम्मत करता है, यानी कि ठीक। इसके बाद विटामिन क्या करता है? इसका कार्य होता है रोगों से सुरक्षा करना। रोगों से सुरक्षा, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जिस विटामिन की कमी होती है उसी विटामिन नामक रोग हो जाता है। एक बार और सुन लीजिए कि हमारे शरीर में जिस विटामिन की कमी होती है उसी विटामिन नामक रोग हो जाता है। जैसे हम सपोज दैट बात करते हैं कि अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जिस विटामिन की कमी होती है उसी विटामिन नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? उसी विटामिन नामक रोग हो जाता है। यानी विटामिन क्या करता है कि हमारे शरीर में रोगों से सुरक्षा करता है। इसके बाद खनिज लवण जो होता है इसे हम लौह अयस्क कहते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में कुछ निम्न प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर और जिंक, आयरन। तो ये जो खनिज लवण होते हैं ये हमारे शरीर में शरीर की वृद्धि के लिए, शारीरिक वृद्धि में सहायक होते हैं। तो खनिज लवण क्या काम करता है? शारीरिक वृद्धि करता है। ठीक, क्या करता है? शारीरिक वृद्धि करता है। इसके बाद हम बात करते हैं जल। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं जल ही जीवन है। ठीक, जल ही जीवन तो एक कोटेशन तो है ही, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो जीवों में जो होता है, यानी कि जंतुओं में लगभग 70 से 75% जो होता है हमारे शरीर में जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लगभग 70 से 75% क्या होता है? जल पाया जाता है। किसमें? जंतुओं में। अगर हम पादप में बात करें तो लगभग 90% जो होता है पादप में जल पाया जाता है। यानी पादपों में जल की मात्रा कितनी होती है? 90% होती है। और जंतुओं में जल की मात्रा लगभग 70 to 75% होती है। यानी कि हमारे शरीर में लगभग 70 से 75% भाग क्या होता है? जल होता है। तो यहाँ पे जल जो होता है यह हमारी बॉडी खुद बनाती है, क्योंकि हमें जितने पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता उतना हम लेते नहीं, इसलिए हमारी बॉडी जल खुद बनाती है। और किसी भी कार्य करने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। जैसे
पाचन क्रिया करना हो, श्वसन क्रिया करना हो, सृजन क्रिया करना हो, परिसंचरण, तो सभी कार्यों में जल की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए कहते हैं जल ही जीवन है। ठीक, तो ये हो गए पोषण, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसे हम एक परिभाषित रूप में लिख सकते हैं कि भोजन के रूप में लिया गया वह संतुलित आहार, भोजन के रूप में लिया गया वह संतुलित आहार जिससे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि। ये पोषक तत्व हमारे शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति, संग्रहित ऊर्जा, मोटापा, शारीरिक वृद्धि, रोगों से सुरक्षा और कोशिकाओं में टूट फूट होने की मरम्मत आदि क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो पोषण की परिभाषा यह हो गई, यानी कि भोजन के रूप में लिया गया वह संतुलित आहार जो हमारे जिससे हमारे क्या लिखता है? पोषक तत्व प्राप्त होता है। पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि। ये जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति करता है और इसके अतिरिक्त शारीरिक वृद्धि होती है और रोगों से सुरक्षा, कोशिकाओं में टूट फूट की मरम्मत, मोटापा, संग्रहित ऊर्जा आदि क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो अगर हम पोषण की बात करते हैं तो पोषण जो होता है जीवधारियों में दो प्रकार से होता है। पोषण जीवधारियों में कितने प्रकार से होता है? जीवों में या जीवधारियों में दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है भाई पोषण? दो प्रकार से होता है। ठीक, तो एक होता है अगर हम पादपों में बात करते हैं तो पादपों में क्या होता है? स्वपोषी पोषण होता है। कौन सा होता है? स्वपोषी पोषण होता है। ठीक, और अगर हम दूसरे जंतुओं में बात करें तो जंतुओं में कौन सा होता है? जंतुओं में परपोषी पोषण होता है। परपोषी पोषण होता है। ठीक, तो पादप क्या करते हैं? ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी सहायता से? क्लोरोफिल की सहायता से। तो क्या होता है कि प्रत्येक पौधे जो होते हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और जड़ से जड़ों द्वारा जल को अवशोषित करके इसके बाद क्लोरोफिल की उपस्थिति में और प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं? पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और यह प्रक्रिया ये क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण कहलाता है, यानी पौधे में जो भोजन स्वयं बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं जंतुओं में। तो जंतुओं में क्या होता है? परपोषी पोषण होता है, यानी कि जो जंतु होते हैं ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? परपोषी पोषण। ठीक, जैसे हम मानव, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जंतु जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये अपने भोजन के लिए दूसरे यानी पोषण के लिए दूसरे अन्य जीवधारियों पर निर्भर होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो परपोषी पोषण जो होते हैं, जो परपोषी होते हैं जंतु होते हैं, यह जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, जो शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी होते हैं। तो शाकाहारी उसे कहते हैं जो घास फूस और पेड़ पौधे से अपना भोजन, फल फूल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे शाकाहारी। सर्वाहारी यानी घास फूस और पेड़ पौधे, फल फूल से के साथ साथ मांस भी खाते उसे हम सर्वाहारी कहते हैं। और मांसाहारी जो केवल भोजन के रूप में मांस का प्रयोग करते हैं उसे हम मांसाहारी। तो ये हो गया पोषण, यानी सजीवों में पोषण की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से सजीवों में पोषण की प्रक्रिया होती है और निर्जीव में यह पोषण की प्रक्रिया नहीं होती है। तो यह इस प्रकार से यह निर्जीव से सजीव से निर्जीव पृथक होता है। दूसरी हम बात करते हैं श्वसन की, यानी हम रेस्पायरेशन की बात कर रहे हैं। तो रेस्पायरेशन, ठीक, तो हम देखते हैं कि जो जीवधारी होते हैं, जैसे अगर हम पादप की बात करते हैं तो पादप जो होते हैं श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और जंतु जो होते हैं यह क्या काम करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि प्रत्येक जीवधारियों को अपने कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें जो होता है किससे प्राप्त होता है? भोजन से। यानी कि हम यहाँ पे हम भोजन की बात न करके केवल हम बात करते हैं ऊर्जा जो होता है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट व
वसा के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। ठीक, यानी कि श्वसन क्रिया में ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए जब हम श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं, क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, और हम भोजन ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, तो C6H12 और वो 6 प्लस 6O2, यानी कि ये हो गया भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट, और ये हो गया ऑक्सीजन। जब ये दोनों कोशिकाओं में पहुंचते हैं, हमारे शरीर की कोशिकाओं में जब ये दोनों पहुंचते हैं तो इनके बीच में ऑक्सीकरण क्रिया होती है। ऑक्सीकरण या हम कह सकते हैं दहन क्रिया। ठीक, भोजन का दहन होता है, और दहन की क्रिया के उपरांत क्या होता है? 6CO2 बनता है प्लस 6H2O बनता है प्लस क्या बनता है भाई? इसके अतिरिक्त ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 38 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? श्वसन क्रिया द्वारा क्या प्राप्त हो रहा है? हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, और ऊर्जा से के हमें अपने जीवन की या अपने कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। और ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है? कार्बोहाइड्रेट और वसा के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। और ऑक्सीकरण में कौन क्या क्या भाग लेते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना ऑक्सीकरण की क्रिया संभव जंतुओं में नहीं हो सकती। यानी कि जो ज़्यादातर जो जीवधारी होते हैं यह अपने ऑक्सीकरण में यानी कि भोजन के दहन क्रिया में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? अनाक्सी। क्या कहलाते हैं ऐसे जीवधारी? अनाक्सी जीव कहलाते हैं। और जो कुछ ऐसे जीवधारी जो अपने पोषण में श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हें हम अनाक्सी श्वसन जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम अनाक्सी जीव कहते हैं या अनाक्सी जंतु कहते हैं। तो ये यानी कि अगर सजीव है तो उसमें श्वसन क्रिया होगी, और निर्जीव है तो उसमें श्वसन क्रिया नहीं होगी। तो यह डिफरेंस हो गया, दूसरा डिफरेंस हो गया भैया अन्य जैविक क्रियाओं में। इसके बाद हम तीसरा बात कर रहे हैं, तीसरा क्या होता है? उत्सर्जन, यानी कि हम इसे क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं हम इसे? एक्सक्रीशन। तो अब देखिए यहाँ पे दहन क्रिया हुआ, हमने ऑक्सीकरण क्रिया करवाई। क्या करवाया? ऑक्सीकरण क्रिया करवाई। तो जब ऑक्सीकरण क्रिया होती है यानी कि जब भोजन का उपापचय क्रिया होती है हमारे शरीर में, तो उपापचय क्रिया के फलस्वरूप कुछ अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ बनते हैं। यानी कि जब भोजन का दहन होता है, क्या होता है? भोजन का जब दहन होता है उपापचय क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? H2O, और उपापचय क्रिया के फलस्वरूप क्या बनते हैं हमारे बॉडी में? H2O पानी बनता है, और CO2 बनता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे समझिए, इसके अतिरिक्त और भी अन्य हानिकारक पदार्थ बनते हैं, जैसे यूरिया हो गया, ठीक, यूरिक अम्ल हो गया, ठीक, इसके बाद अमोनिया हो गया और मल हो गए। ठीक है, तो जितने भी हानिकारक बहुत से ऐसे हैं, और क्या बना? CO2 तो है ही। तो अन्य हानिकारक पदार्थ जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या होता है कि हानिकारक होते हैं, इन्हें हमारे शरीर से निकालना बहुत जरूरी होता है। तो हम कह सकते हैं कि उपापचय क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, निष्कासन प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। तो यहाँ पर जो होता है ये सब हानिकारक पदार्थ जो बनते हैं, इनको हम हानिकारक पदार्थों से कई माध्यम द्वारा हम बाहर निकालते हैं। जैसे हम गैस, तो गैस के रूप में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम गैस के रूप में बाहर निकालते हैं, जिसे हम नाक के द्वारा यानी फेफड़े द्वारा बाहर निकाला जाता है श्वसन अंगों के माध्यम से। ठीक, और कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं जिसे हम पसीने के रूप में बाहर निकालते हैं। कुछ उस हानिकारक पदार्थ यूरिया जिसे बनते हैं, यूरिया अन्य हानिकारक पदार्थ बनते हैं जिसे हम मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं, यूरिन के रूप में बाहर निकालते हैं। इसके अतिरिक्त और जो अपाच्य भोज्य पदार्थ रह जाता है उसे हम मल के रूप में गुदा द्वार के रास्ते बाहर निकालते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो यह अगर सजीव है तो सजीव में यह गुण होता है, वो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया करता है, निष्कासन होता है, तो उत्सर्जन क्रिया करता है। अगर निर्जीव है तो निर्जीव में उत्सर्जन क्रिया नहीं होती है। ठीक, बात आपके समझ में आ गई होगी शायद। इसके बाद हम बात करते हैं गमन की बात करते हैं। चौथा जो होता है गमन, यानी कि इसे हम लोकोमोशन
क्या कहते हैं भाई, लोकोमोशन। तो लोकोमोशन की बात करते हैं, गति की बात करते हैं, गमन की बात करते हैं। तो जीवों द्वारा क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या होता है कि एक स्थान पे दूसरे स्थान जाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, गमन कहते हैं। और यह क्रिया किसमें होती है, जंतुओं में होती है। जंतु क्या करते हैं कि अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की क्रिया करते हैं, और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, गमन कहते हैं या गति कहते हैं। यानी कि प्रत्येक जो जंतु जो होता है अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करता है, गति करता है। तो इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं तो अगर देखा जाए पदार्थों में विभिन्न उत्पीड़नों के उद्दीपनों के प्रति, पादपों में क्या होता है कि विभिन्न उद्दीपनों के प्रति क्या करता है, प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। पादपों में गति तो होती है, सॉरी, तो इस तरह का हम बात करते हैं कि जो गति द्वारा क्या करते हैं, पादप जो होता है कि जड़ों द्वारा क्या करते हैं, जड़ों द्वारा अस्थायी होते हैं। पादप जो होते हैं क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, और वह गति प्रदर्शित है, मतलब उनमें गमन जो होता है असंभव होता है। पादपों में क्या होता है, गमन असंभव होता है। फिर भी उनके कुछ अंगों के द्वारा, पादपों के कुछ भागों द्वारा गति की प्रक्रिया प्रदर्शित होती है। या हम कह सकते हैं कि इनमें जो होता है विभिन्न उद्दीपनों के प्रति क्या करते हैं, प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। और यह प्रतिक्रिया किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, गति के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, इसमें एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो पादप क्या होते हैं कि यह अपनी क्या करते हैं, प्रकाश की ओर गति करते हैं। पादप जो पादप का जो वायवीय भाग होता है, अगर हम पादप का वायवीय भाग प्रकाश की ओर क्या करता है, प्रकाश की ओर गति करता है। क्या करता है, प्रकाश की ओर गति करता है। और इस गति को हम क्या करते हैं, प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। यानी कि पादप का जो वायवीय भाग होता है, यानी पृथ्वी से जो ऊपर का भाग होता है, इन भागों में ये भाग क्या करते हैं, प्रकाश की ओर गति करते हैं। और इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा हम देखें, कुछ पौधों में संवेदनशीलता होती है। संवेदनशीलता के प्रति क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं छुई मुई। तो छुई मुई का पौधा होता है, इसमें हम जैसे छूते हैं वो क्या होती है, सिकुड़ जाती है। क्या होती है, जब छुई मुई का पौधा ऐसे फैली होती है, जैसे हम उससे टच करते हैं वो क्या होती है, ऐसे हो जाती है, ऐसे रहती है, ऐसे हो जाती है। यानी कि उसमें क्या होता है, सिकुड़ हो जाता है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, कंपन, इसे इस प्रकार की गति को हम कंपानुकुंचन, इस प्रकार की गति को हम कहते हैं कंपानुकुंचन, कंपानुकुंचन गति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, कंपानुकुंचन गति कहते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम देखा जाए तो कुछ अनेक एक कोश की जो शैवाल होते हैं, ये जो होते हैं ये भी गति करते हैं किसकी सहायता से, कशाभिकों और पश्चिमाभिकों के द्वारा सहायता से ये लोग गति करते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो सजीवों में गति की प्रक्रिया होती है, मोशन गमन की प्रक्रिया होती है, लेकिन निर्जीव में इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं होती है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस और हो गया। तो ये हो गया अन्य जैविक प्रक्रियाएं, यानी कि पादपों में जीवधारियों में, सजीवों में अन्य जैविक प्रक्रियाएं इस प्रकार की हो गई। अब हम बात करते हैं इसको मिटा दें हम। अब इसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम उसे सजीवों में विविधता की संकल्पना। सजीवों में विविधता की संकल्पना। ठीक, सजीवों में विविधता की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी इन द लिविंग, ठीक, इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म।
ये जो टॉपिक है इसमें सजीव के लक्षण खत्म हो गए। अब हम पढ़ेंगे इसमें जो टॉपिक है सजीवों में विविधता की संकल्पना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखते हैं कि हमारे चारों तरफ अनेक प्रकार के या विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति क्या होते हैं जो उपस्थित होते हैं और यही क्या होती हैं जैव विविधता कहलाती है। यानी कि हमारे चारों तरफ हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर क्या होते हैं विभिन्न प्रकार के जीव उपस्थित होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं जैव विविधता कहते हैं। तो जो जैव विविधता है दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना होता है। जैविक दो अलग अलग शब्दों से मिला होता है। एक शब्द होता है जिसे हम जैविक यानी कि बायोलॉजिकल, और दूसरा जो शब्द होता है विविधता यानी कि डाइवर्सिटी शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्या किससे मिलकर बना? डाइवर्सिटी शब्दों से मिलकर बना हुआ। तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास पेड़ पौधे, कीट, पक्षी, जानवर बहुत से ऐसे जीव होते हैं और इसके अतिरिक्त आंखों से न दिखने वाले जीव भी होते हैं जैसे जीवाणु, विषाणु, ये जो होते हैं पैथोजेनिक होते हैं। ये मतलब बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, इनकी भी उपस्थिति होती है। तो जीवों की प्रत्येक किस्म का अगर हम बात करते हैं तो ये जो होती है जैविक विविधता होती है। तो अगर हम देखते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में यानी कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग करोड़ों वर्ष पहले हुई और यानी कि ब्रह्मांड बना तो धीरे धीरे क्या हुआ उसमें नए नए जीवों की उत्पत्ति हुई। आज जो होता है अगर एक अनुमान लगाते हैं हमारे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि पूरे पृथ्वी पर यानी कि जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल जीवधारी कहाँ पाए जाते हैं? जल में भी पाए जाते हैं, जलीय होते हैं, स्थलीय होते हैं और वायवीय होते हैं। तो इस तरह से हम क्या होते हैं जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल तीनों जगह पर वायु जीवधारी पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि पूरे ब्रह्मांड या पूरे पृथ्वी पे लगभग 3 करोड़ जीव जातियां उपस्थित हैं। ठीक है, यानी कि पूरे पृथ्वी पर लगभग 3 करोड़ जीव जाति, जैसे जातियां मतलब कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, ये सब क्या है जातियां, अलग अलग इनकी एक जातियां हैं। तो ये अनुमान लगाया गया कि पूरे पृथ्वी पर लगभग कितने वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि 3 करोड़ जीव जातियां उपस्थित हैं। ठीक, कितने हैं? 3 करोड़ जीव जातियां उपस्थित हैं, जिसमें से लगभग अभी तक हमारे वैज्ञानिकों ने लगभग 20 लाख जीवों का अध्ययन खोज कर चुके हैं। कितने का? 20 लाख जीवों की खोज हो चुकी है। 20 लाख जीवों की लगभग, यहां हम लिखेंगे ना, लगभग 20 लाख जीवों की, जीव जातियों की खोज किया जा चुका है। ठीक, कितने जीव जाति खोज किया जा चुका है? लगभग 20 लाख, जिसमें से 5 लाख जो पादपों की खोज हुई है, पादपों की खोज हुई है, और 15 लाख लगभग, हम यहाँ पे बात करते हैं, लगभग 15 लाख जो है किसका? जंतुओं की खोज की जा चुकी है। किसकी खोज की जा चुकी है? जंतुओं की खोज की जा चुकी है। तो कुछ जीव जो होते हैं भूमि पर पाए जाते हैं, कुछ जल पे पाए जाते हैं, कुछ क्या होते हैं वायु में पाए जाते हैं, कुछ तालाबों, झीलों, इस तरह से लगभग लाखों जीव जातियाँ इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं। और इन जीव में क्या होती हैं कि काफ़ी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इनमें, इन जीवधारियों में लगभग अनेक प्रकार की समानता और विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ये हो गई सजीवों में विविधता की संकल्पना। अब हम अगले वीडियो में हम लाएंगे कि आपको कि इस जो लाखों जीवधारियों का हम किस प्रकार अध्ययन कर सकते हैं और अध्ययन करने में सुविधा कब होगी, कैसे होती है। तो यानी कि हम क्लासिफिकेशन के बारे में बताएं, वो टेक्सोनॉमी की बात पर बताएंगे कि जीवधारी को वर्गीकरण किस प्रकार किया गया, क्यों किया गया और इसकी ज़रूरत क्यों है। कि हम जैसे कि अगर इतने 20 लाख जीवधारियों को अगर हम कह दिया जाए कि हमें 20 लाख जीवधारियों का नाम याद करना है, उसे जानना पहचानना, तो लगभग 20 लाख जीवधारियों को जानना पहचानना और उन्हें नाम याद रखना क्या हमारे लिए असंभव है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैरोलस लिनियस, उन्होंने एक अपनी किताब लिखी थी नेचुरा सिस्टमा नेचुरी,
और सिस्टमा नेचुरी किताब के अंतर्गत 1958 में उन्होंने क्या किया कि सभी जीवधारियों का क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। किसके आधार पे? उनमें समानता और असमानताओं के लक्षणों के आधार पर सभी जीवधारियों को क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया और उनमें नामन यानी कि उनका क्या किया, इन्होंने वैज्ञानिक नामकरण प्रस्तुत किए। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि क्या हो रहा है कि इस प्रकार इस नामकरण के कारण हमें जीवधारियों का अध्ययन करना, उनके बारे में जानकारी रखना, उनको पहचानना क्या हो गया, हमारे लिए आसान हो गया। तो इसके बारे में हम कल वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए अगर ये हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको शेयर करें ताकि ये फ्री जो क्लास है, जो एजुकेशन है, इसका लाभ मिल सके। तो ये वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।